हाय फ्रेंड्स, यू वाचिंग लीगल एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम इनहेरिटेंस इस टॉपिक पर। बहुत से लोगों का मानना है मुस्लिम इनहेरिटेंस ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुस्लिम इनहेरिटेंस ये टॉपिक बहुत ही आसान है। ख़ास करके लॉ स्टूडेंट जो हैं उन्हें मुस्लिम इनहेरिटेंस ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कुछ पॉइंट पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ कम्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस ओपन होता है। मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति के एक्सपायर यानी मरने के बाद ही उसका इनहेरिटेंस ओपन होता है। मुस्लिम लॉ में जॉइंट फैमिली कंसेप्ट नहीं दिया गया। जिस तरह से हिंदू लॉ में जॉइंट फैमिली कंसेप्ट है उसी तरह से मुस्लिम लॉ में जॉइंट फैमिली कंसेप्ट नहीं है। मुस्लिम लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है। वह अपने मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है या किसी को भी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है या गिफ्ट दे सकता है, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से उस प्रॉपर्टी का पूरी तरह से मालिक होता है। वो अपनी मर्ज़ी से उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के तहत जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। वो ड्यूटीज़ क्या हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम पर्सन हिज प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एंड ब्यूरियल एक्सपेंसेस। यानी जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले यूज़ की जाएगी उसके कफन दफन के खर्चे के लिए। सेकंड ड्यूटीज़ है पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द डिकीज्ड। अगर मरने व्यक्ति ने कोई कर्ज लिया है तो उस कर्जे को उसके उस प्रॉपर्टी में से रीपेमेंट किया जाएगा, उस कर्जे को उसके उस प्रॉपर्टी में चुकाया जाएगा। और उसके बाद थर्ड ड्यूटीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ विल इफ़ एनी। अगर मरने व्यक्ति ने कोई विल या वसीयत की है तो उसके वसीयत को उसके उस प्रॉपर्टी में से पूरा किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने 1/3 प्रॉपर्टी ज़्यादा वसीयत या विल नहीं कर सकता। आफ्टर थेस पेमेंट द रिमेनिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड हेरिटेबल प्रॉपर्टी। तीनों ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है और उस हेरिटेबल प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के तहत हेयर्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द सुन्नी लॉ क्लासीफाइज द हेयर्स ऑफ द इनहेरिटेंस इनटू 3 ग्रुप्स। पहली कैटेगरी है कुरानिक हेयर्स who are entitled to a prescribed shares of the inheritance। यानी कि वो हेयर्स रहेंगे जिन्हें कुरान में स्पेसिफिक शेयर्स अलॉट किया गया है। कुरानिक हेयर्स में सबसे पहले जो मरने व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सेकंड कैटेगरी है रेसिड्यूरी हु टेक्स नो प्रिस्क्राइब्ड शेयर्स बट सक्सीड टू द रेसिड्यू आफ्टर द क्लेम ऑफ द शेयर आर सेटिस्फाइड। यानी कुरानिक हेयर्स को शेयर अलॉट करने के बाद सेकंड कैटेगरी में जो हेयर्स रहेंगे उन्हें जो प्रॉपर्टी बच जाती है कुरानिक हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो प्रॉपर्टी रेसिड्यूज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। थर्ड कैटेगरी है डिस्टेंट किंडरेंट्स थोज रिलेशंस बाय ब्लड हु आर नाइदर शेयरर नॉर रेसिड्यूज। ये वो हेयर्स होते हैं जो ब्लड रिलेटिव में आते हैं लेकिन ना ही वो शेयरर में आते हैं ना रेसिड्यूज में आते हैं। अगर मरने व्यक्ति को कुरानिक हेयर्स में कोई हेयर्स नहीं है या रेसिड्यूज में कोई हेयर्स नहीं है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्टेंट किंडरेंट्स में जो उसके नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव रहते हैं उनमें उसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब हम देखेंगे कि कुरानिक हेयर्स में कौन कौन से हेयर्स आते हैं। बाय मैरिज से हस्बैंड और वाइफ कुरानिक हेयर्स में आएंगे। उसी तरह से बाय ब्लड से डॉटर्स, डॉटर ऑफ सन्स, फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, मदर, ग्रैंडफादर ऑन द मेल लाइन, फुल सिस्टर, कंसाइन सिस्टर, यूट्रिन ब्रदर्स। 12 हेयर्स कुरानिक हेयर्स में आएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इनमें जो सबसे नियरेस्ट रिलेटिव रहते हैं जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, इन्हें सबसे पहले कुरानिक हेयर्स में रखा गया है और इन्हें सबसे पहले शेयर्स अलॉट किया जाएगा। उसके बाद मदर और फादर और डॉटर, ये सबसे नियरेस्ट रिलेटिव रहेंगे, इन्हें कुरानिक हेयर्स में सबसे पहले शेयर अलॉट किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो नियरेस्ट कुरानिक हेयर्स हैं उन्हें कितना शेयर्स अलॉट किया जाएगा। सबसे पहले हस्बैंड, अगर मरने वाली लेडी है तो उसके हस्बैंड को उसके प्रॉपर्टी में कितना शेयर्स मिलेगा वो देखेंगे।
A husband is entitled to share of 1/2 in the property of the wife if they are childless. अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई भी औलाद नहीं है यानी वो चाइल्डलेस है तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को पत्नी की प्रॉपर्टी में 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा एंड 1/4 शेयर्स इन द केस देयर आर चिल्ड्रन. अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद है यानी चिल्ड्रन है तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को 1/4 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. सेकंड क्रॉनिक हेयर्स है वाइफ. अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है तो इस सिचुएशन में वाइफ को 1/4 शेयर अलॉट किया जाएगा. अगर मरने व्यक्ति को कोई औलाद है तो इस सिचुएशन में पत्नी को 1/8 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. क्रॉनिक हेयर्स में थर्ड नंबर पे फादर आएंगे. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा है तो फादर को क्रॉनिक हेयर्स में रखा जाएगा और उन्हें 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है तो इस सिचुएशन में फादर को रेसिड्यू में रखा जाएगा और उन्हें क्रॉनिक हेयर्स में शेयर अलॉट करने के बाद जो शेयर बच जाता है उसे फादर को अलॉट किया जाएगा. फोर्थ है क्रॉनिक हेयर्स मदर. व्हेन देयर इज चाइल्ड और चाइल्ड सन यानी मरने व्यक्ति को कोई औलाद है तो इस सिचुएशन में माँ को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. अगर मरने व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन है या एक भाई और बहन है तो इस सिचुएशन में भी माँ को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. उसी तरह से अगर मरने व्यक्ति को कोई चाइल्ड नहीं है या औलाद नहीं है तो इस सिचुएशन में मदर को 1/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. डॉटर को भी क्रॉनिक हेयर्स में रखा गया है. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है सिर्फ एक बेटी है तो इस सिचुएशन में डॉटर को 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा. व्हेन देयर इज नो सन बट 2 और मोर डॉटर्स डॉटर गेट 2/3 शेयर्स. अगर मरने व्यक्ति को बेटा नहीं है 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो बेटियों को 2/3 शेयर अलॉट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगे. इस तरह से अगर मरने व्यक्ति को बेटा है व्हेन देयर इज सन डॉटर बिकम्स रेसिड्यूरी. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा है तो इस सिचुएशन में डॉटर जो है यानी बेटी जो है तो रेसिड्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी और उन्हें रेसिड्यूज में क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स अलॉट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें बेटे को 2 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और डॉटर को सिंगल शेयर अलॉट किया जाएगा. और इसी तरह से फादर के एब्सेंस में अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर को शेयर अलॉट किया जाएगा. इसी तरह से अगर मदर नहीं है तो ग्रैंड मदर को शेयर अलॉट किया जाएगा. इस तरह से सबसे जो नियरेस्ट रिलेटिव हैं अगर उनके एब्सेंस में अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में दूसरे क्रॉनिक हेयर्स को शेयर अलॉट किया जाएगा जो नियरेस्ट रहेंगे. आप देखेंगे रेसिड्यूज में कौन कौन से हेयर्स आते हैं. सबसे पहले रेसिड्यूज में सन यानी बेटा आएगा. व्हेन देयर इज नो डॉटर द सन टेक्स एंटायर रेसिड्यूज. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटी नहीं है तो इस सिचुएशन में बेटे को क्रॉनिक हेयर्स को शेयर अलॉट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो पूरी प्रॉपर्टी रेसिड्यूज में बेटे को अलॉट की जाएगी. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटी है तो बेटे को डबल शेयर अलॉट किया जाएगा और बेटी को सिंगल शेयर अलॉट किया जाएगा. सेकंड है डॉटर. अगर मरने व्यक्ति को बेटा है तो इस सिचुएशन में डॉटर जो है तो रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स अलॉट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उस सिचुएशन में बेटे को 2 शेयर दे जाएंगे और बेटी को सिंगल शेयर अलॉट किया जाएगा. सेकंड है सन्स यानी बेटे का बेटा. अगर मरने व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है बेटे का बेटा है तो बेटे के एब्सेंस में बेटे के बेटे को जो बेटे को शेयर अलॉट किया जाता है वही शेयर्स सन्स को अलॉट किया जाएगा. फादर. अगर मरने व्यक्ति को बेटा नहीं है तो इस सिचुएशन में फादर को रेसिड्यू में रखा जाएगा और वो क्रॉनिक हेयर्स शेयर अलॉट करने के बाद जो शेयर बच जाता है यानी जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो पूरी प्रॉपर्टी फादर को रेसिड्यू में दी जाएगी. इस तरह से अगर फादर नहीं है यानी फादर के एब्सेंस में ट्रू ग्रैंडफादर्स, फुल ब्रदर्स, फुल सिस्टर्स, कंसाइंग ब्रदर्स, कंसाइंग सिस्टर्स, फुल ब्रदर सन्स, कंसाइंग ब्रदर सन्स, फुल ब्रदर सन्स, कंसाइंग ब्रदर सन्स, फुल पैटर्नल अंकल, कंसाइंग पैटर्नल अंकल, फुल पैटर्नल अंकल सन्स, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन्स, फुल पैटर्नल अंकल सन्स, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन्स, फुल पैटर्नल अंकल सन्स, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन्स, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन्स, मेल डिसेंडेंट्स और मोर रिमोट ट्रू ग्रैंडफादर्स. इस तरह से जो लिस्ट दी गई है उन्हें रेसिड्यूज में रखा गया है और उन्हें जो नियरेस्ट रिलेटिव के एब्सेंस में जो नियरेस्ट रिलेटिव रहेंगे उन्हें शेयर अलॉट किया जाएगा. डिस्टेंट किंडर्स में कौन कौन से हेयर्स रहेंगे देखेंगे. डिस्टेंट किंडर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. क्लास 1 डिसेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड अदर दैन शेयरर्स एंड रेसिड्यूज, daughters, children and their descendants, children of son, daughters and their descendants. क्लास 2 में
false grandfathers, false grandmothers. Class 3 में full brothers, daughters and her descendants, consanguine brothers, daughters and her descendants, uterine brothers, children and their descendants, daughters of full brothers, sons and their descendants, daughter of consanguine brothers, sons and their descendants, sisters, children and their descendants. Class 4 में full paternal uncles, daughters and their descendants, consanguine paternal uncles, daughters and their descendants, uterine paternal uncles and their children and their descendants, daughters of full paternal uncles, sons and their descendants, daughter of consanguine paternal uncles, sons and their descendants, paternal aunts and their descendants, maternal uncles and aunts and their children and their descendants. दोस्तों इसी तरह से जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में जो हेयर्स दिए गए हैं डिसेंडेंट किंगडम्स में, उन्हें शेड आउट किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो नियरेस्ट ड्यूटी रहेंगे उन्हें शेड आउट किया जाएगा। अगर वो नहीं है यानी उनके एब्सेंस में सेकंड नियरेस्ट जो रहेंगे उन्हें शेड आउट किया जाएगा। क्रॉनिक हेयर्स में अगर हेयर्स नहीं है या रेसिड्यूज में हेयर्स नहीं है तो इसके बाद डिसेंडेंट किंगडम्स में वो प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। और दोस्तों इसी तरह से अगर मरण व्यक्ति को ना ही क्रॉनिक हेयर्स में कोई हेयर्स है, ना ही कोई रेसिड्यूज में हेयर्स है, ना ही डिस्टेंट किंडर्स में कोई हेयर्स है तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बाय स्टेट से गवर्नमेंट को अलॉट की जाएगी। वेयर अ डिसीज्ड मुस्लिम हैज नो लीगल हेयर्स अंडर मुस्लिम लॉ, हिज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेट। दोस्तों इस तरह कोई लीगल इशू या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।